हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट से जो थर्ड ईयर है उसमें चल रहा था अपना मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। यूनिट फर्स्ट में था मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन। इसमें जो अपना टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, इसके अंदर सीएफटी की एप्लीकेशन, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की अनुप्रयोग क्या है। एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल थ्योरी। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की जो वीबीटी है, वीबीटी में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस थे जो जिसके बारे में वीबीटी से ज्ञान से सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। उसके बारे में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कुछ हद तक सही और मान्य एविडेंस देती है। तो आज का जो ये टॉपिक है उसमें एक संकुलों में चुंबकत्व की व्याख्या। तो पहली जो एप्लीकेशन है, जो संकुल है, संकुल यौगिक, उनमें संकुलों में चुंबकत्व की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ इन कॉम्प्लेक्स। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स है, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है, या यूँ कह सकते हैं कि सीएफटी के आधार पर पदार्थों में चुंबकीय गुणों एवं इसमें उपस्थित अनपेड इलेक्ट्रॉन आदि को ध्यान में रखकर बता सकते हैं कि दिया गया पदार्थ चुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। तो यूँ कह सकते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर पदार्थों में चुंबकीय गुण इसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं, और यदि पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है तो उस पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और यदि पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में न होकर अयुग्मित अवस्था में है तो यूँ कहा जा सकता है कि दिया गया पदार्थ अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार, सीएफटी के अनुसार, कोई पदार्थ अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था क्या है। यानी कि जो कोई पदार्थ चुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा वो किस बात पर निर्भर करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था क्या है। यदि पदार्थ में, पदार्थ यानी अणु या संकुल है में, यदि पदार्थ या अणु या संकुल में सभी इलेक्ट्रॉन
युग्मित है तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, और यदि पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो पदार्थ अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। कहने का मतलब क्या है कि पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है यदि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यदि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है तो उसमें पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस व्यवस्था में होंगे, युग्मित अवस्था में प्रेजेंट होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो उसमें चुंबकीय आघूर्णन का मान भी बढ़ता है। किसी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उस पदार्थ में चुंबकीय आघूर्णन का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अधिकांश संकुल जो होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं, या यूँ कह सकते हैं संकुल जिसमें अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें चुंबकीय आघूर्णन का मान भी क्या है, ज़्यादा आएगा। किसी भी पदार्थों के लिए या संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्णन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि किसी संकुल यौगिक में या पदार्थ में जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है, चुंबकीय आघूर्णन है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले की सहायता से आप उसका चुंबकीय आघूर्णन निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है म्यू इजकल टू रूट n+2 Bm। कहने का मतलब क्या है कि हियर इज n क्या है, n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो जैसे मान लो कि किसी भी ऑक्ट्राहाइड्रल है उसमें दुर्बल सेक्टर लिगेंड या प्रबल सेक्टर लिगेंड। यदि दो चीज़ें क्या है कि किसी भी मेटल है उसमें जो लिगेंड है वो 2 टाइप का होता है, या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में और वीक फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अलग अलग आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं कि जो दुर्बल क्षेत्र में अष्टफलकीय संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्णन का मान क्या है। तो इसमें एक टेबल बनाते हैं नोट लगा के। एप्लीकेशन ऑफ CFT। इसमें पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें देखो दुर्बल क्षेत्र के अंदर दुर्बल क्षेत्र मतलब जो दुर्बल क्षेत्र में अष्टफलकीय संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्णन के मान, दुर्बल क्षेत्र में अष्टफलकीय संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्णन का मान।
वीक फील्ड लिगेंड है और कोई ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर आप मैग्नेटिक मूवमेंट को किस तरीके से निकाल सकते हो। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक टेबल बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं, एक साथ हो जाएगा सब। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद आप T2G और EG कक्षकों को लिखेंगे। ये T2G है कक्षक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और ये EG कक्षक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और चुंबकीय आघूर्णन का मान। चुंबकीय आघूर्णन के लिए आपको फॉर्मूला वो यूज करना, μ=1 रूट के अंदर। तो जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, D6 है, D7 है या D8 है। आगे भी ले सकते हो आप, D8 से आगे भी ले सकते हो। तो T2G कक्षक होते हैं 3, 2, 3, 1, 2। EG में 2 ही कक्षक होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेटल के जो डी कक्षक होते हैं समभ्रंश होते हैं, लेकिन जब लिगेंड इन मेटल के संपर्क में आता है तब मेटल के डी कक्षकों की जो डीजनरेशन है, या यूँ कह सकते हैं कि समभ्रंशता है, वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और जब डी कक्षकों की समभ्रंशता समाप्त होती है तो उस समय कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले उन कक्षकों में भरा जाते हैं जिसकी एनर्जी क्या हो, कम हो। और यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, पेयरिंग होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो ऑर्डर है वो पहले निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों को फील किया जाता है। और जो इस डी कक्षकों की 2 तरीके से स्प्लिटिंग होती है, T2G और EG में, ऑक्ट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में ऑक्ट्राहेड्रल के विपरीत स्प्लिटिंग होती है, विपाटन होता है, जिससे D1 का कॉन्फ़िगरेशन है तो D1 में क्या भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन फील करेंगे। इसके बाद D2 में 2 इलेक्ट्रॉन, D में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 के भरने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा, 1, 2, 3, 1। क्यों? क्योंकि अपने कौन सा फील्ड अप्लाई कर रखा है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, तो उस समय कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं हो पाती है, एक एक करके सभी में इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। ये वाला हो गया 4, 5, इसमें कितने 6 है तो यहाँ से पेयरिंग करवा दो आप। आगे है 7 है, तो 7 में आप इस तरीके से फील करो, 2, 4, 5, 6, 7, 8 है तो इस तरीके से कर लो, 6 तो इसमें और 2 इसमें। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1, इसमें 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 4। इसमें कितने, 2 और 2 4, इसमें कितने हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, इसमें कितने हैं 2। इसके लिए म्यू का मान निकाल सकते हो आप। म्यू का मान इसके लिए कितना आ जाएगा, 1.73। 1 के लिए 1.73, 2 के लिए 2.87 बोर मैग्नेटॉन, 3 के लिए 3.87 BM, 4 के लिए 4.90 और 5 के लिए 5.92 और 4 के लिए 4.92 और 3 के लिए 3.87 और 2 के लिए 2.87 BM। तो ये सारे जो होते हैं भी वैल्यू, ये वीक फील्ड लिगेंडों के लिए है। कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिए आपको, ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे रखा है कि D5 के लिए आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ साथ में इसका चुंबकीय आघूर्णन के मान को बताना है। तो आपको इस तरीके से बता सकते हो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स है
अब जैसे मान लो D5 कॉन्फ़िगरेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए आ सकता है, D4 के लिए आ सकता है, D3 के लिए आ सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, म्यू इक्वल टू n प्लस 2, ये वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये जो वैल्यू है ये इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की है। तो आगे जो ये तो हो गया वीक फील्ड के लिए। यदि मैं इसको ही स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए अप्लाई करूं तो अपने को क्या है, इसका चुंबकीय आघूर्णन का मान क्या आएगा, कैसे प्राप्त होगा वो देखते हैं। तो इसके मैं इस तरीके से थोड़ा मिटा देता हूँ। और यहाँ से ही क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो कि आपको डायरेक्टली बोर मैग्नेटोन दे दे या पूछ लिया जाए कि क्या कारण है कि इसका बोर मैग्नेटोन इतना आता है, सिद्ध कीजिए। तो आपको एक्सप्लेनेशन देना है उसका, क्योंकि वो बता देता है डायरेक्टली। तो ये है प्रबल क्षेत्र के लिए। इसको डिनोट किस तरीके से करेंगे, प्रबल क्षेत्र में अष्टफल के संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्णन के मान। प्रबल क्षेत्र में ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए चुंबकीय आघूर्णन के मान। पहले वीक फील्ड लिया था, अब किसा ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड ले रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले रहे हैं। तो वैसे T2G कक्षक कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये 3 हो गए, ये हो गए 2, ये 3 हो गए, ये हो गए 2। अभी फील करेंगे इनको। T2G और EG, ये 2 हो गए, एट लास्ट T2G और EG। यदि कॉन्फ़िगरेशन D1 है तो उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 3 है तो उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है कि पहले निम्नतम ऊर्जा वाले कक्षकों को पूर्ण रूप से भरो, उसके बाद में ही आगे वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को क्या करो, ट्रांसमिट करो। ये हो गए 4, ये हो गए 5, ये हो गए 6 के लिए, 7 के लिए 6 तो ये हो गए, 7 वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये हो गए 6 और ये कितने हो गए, 8। अब इसके लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें कितने हैं, 2। ये तो पेयरिंग वाला है, 2 हो जाएंगे। इसमें कितना, 1, इसमें कितना है, 0, इसमें कितना है, 1, और इसमें कितना है, 2। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो D1 में, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो जैसे मान लो कि जो 5 कक्षक है इस तरीके से स्प्लिटिंग हुई है इनकी। तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें भर दिया, दूसरा इसमें भरा, तीसरा इसमें भरा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, 5वां इसमें जाएगा, 6वां इसमें जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन तक तो नीचे वाला ऑर्बिटल ही भरेगा और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिर 7वां कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित है, तो उसमें पहले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो इसमें 1 है तो इसका आ जाएगा 1.73 बोर मैग्नेटोन, 2.87 बोर मैग्नेटोन। तो ये जो वैल्यू है इसको आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। डायरेक्टली याद नहीं हो तो भी आपको नहीं निकाल सकते तो डायरेक्टली याद निकाल। 2 इलेक्ट्रॉन 2, 3 के लिए 3.87 BM और 2.83 BM। इसके लिए 0 है 1 है तो 1 के लिए 1.7 हो जाएगा, 1.73 BM। इसके लिए 0 है, इसके लिए 1.73 और इसके लिए 2.83 BM। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर उसके चुंबकीय आघूर्णन के मान को क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जैसे मान लो कि इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे।
तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया आपको और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपसे पूछा जाए कि दिए गए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का चुंबकीय आघूर्णन का मान क्या होगा, या यूँ कह सकते हैं कि दिया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका चुंबकीय आघूर्णन का मान इतना है, सिद्ध कीजिए कि ये सही है या गलत है। तो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से आपको पूछते हैं कि K3 Fe F6 ये कोई कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको चुंबकीय आघूर्णन का मान भी दे रखा है। संकुल के लिए Bm यानी कि चुंबकीय आघूर्णन का मान 5.83 Bm है, यानी कि चुंबकीय आघूर्णन 5.83 Bm है। सिद्ध कीजिए। इसको क्या करना है, आपको निकालना है, बताना है कि ये सही है या गलत है। क्रिस्टल सेक्ट सिद्धांत के आधार पर इसको क्या करना है, आपको निकालना है। अब जैसे मान लो कि ये 5.87 नहीं देकर 5.9 दे दे तो भी कोई फ़र्क नहीं है ना, 5.9। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, इसमें कौन है, आयरन। कौन है, आयरन। इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, आयरन। लिगेंड कौन है, लिगेंड कौन है, फ्लोरीन। अब लिगेंड फ्लोरो है तो इसके अंदर क्या है कि ये प्रबल है या दुर्बल, तो ये क्या है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। जब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो तो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति हो सकती है, या फिर मैग्नेटिक जो मूवमेंट है इसका वो भी क्या है, ज़्यादा ही आएगा। यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीकरण अंक क्या है, +3 में। +3 में होने के कारण इसका आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है, 3D। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, आयरन का 3D6 चेक कर लो। स्कैंडियम बताया था इधर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जेडन। इसका 3D1 4s2 3D2 4s2 3D3 4s2 3D5 4s1 3D5 4s2 3D6 4s2 3D7 4s2 3D8 4s2 3D10 4s1 3D10 4s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 21 2 3 4 5 6 26 ये रहा आयरन, 3D6 4s2। तो 3D6 के लिए अपन इस तरीके से व्यवस्था करते हैं कि ये तो हो गए डी वाले, 1 2 3 4 और ये 5, ये एस, ये हो गए 3 और ये हो गए 5, ये 4D है, ये 3P है, 4P है, ये 4S है और ये 3D। तो यहाँ Fe3+, तो जैसे मान लो 2 4 6 5 है 7, 3D6 2 3 4 5 6 3D6 और ये 4s2। तो यहाँ देखो कि इसके अंदर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने के बाद कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने को मिला के यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे यहाँ से, ये 2 तो ये 1 है 3, तो निकालने के बाद 3+ में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बच जाएगा, ये वाला। अब एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर, ये हो जाएगा 3D5। तो इसमें 1 2 3 4
5, 1 2 3, 1 2 3 4 5। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 6 लिगेंड मेटल के साथ में अटैच्ड है। तो 6 अपने को क्या चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए वाले। तो संकरण आ जाएगा sp3d2। ये पांचों ही इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरीके से हैं। तो ये जो Fe F6 Fe F6 की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वीक फील्ड लिगेंड कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसके जो संकरण आ जाएगा वो किस तरीके से आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये जो 4d है इसको ऐसे लिख दो, और ये बाकी 5 ऑर्बिटल ऐसे कैसे ही हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ जो है ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। इसकी जो स्ट्रक्चर है इस कॉम्प्लेक्स की, ऑक्टाहेड्रल की, वो इस तरीके से है। तो यहाँ से जो चीज़ निकल कर आई है वो एक तो ये आई कि दिए गए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 5। अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर इसका बोर मैग्नेटॉन कितना आएगा, 5.9। जब 5.9 आएगा तो दिए गए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की पुष्टि सही तरीके से हो रही है। तो ये आयरन है, ये वाला इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। ये है 3+। तो K3 Fe F6 की अष्टफलकीय संरचना, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ K3 Fe F6। इसमें पहली बात तो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3d2 ऑक्टाहाइड्रल, ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहाइड्रल। सेकंड क्या है कि अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि तो कैसा है, अनुचुंबकीय। बोर मैग्नेटॉन की बात करें तो 5 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका बोर मैग्नेटॉन 5.9 bm के लगभग आएगा, म्यू का मान। तीसरा जो है कलरफुल होगा, रंगीन होगा। और चौथा क्या है कि वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण उच्च चक्रण संकुल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सारी चीज़ें हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण ऑक्टाहेड्रल है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है। और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है कि अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसीलिए अनुचुंबकीय है। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण 5.9 बोर मैग्नेटॉन प्राप्त होता है। कलरफुल है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से। कलरफुल के साथ साथ में कैसा है, मैग्नेटिक भी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या करता है, शो करता है। वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग नहीं हो पाती है, और कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाई स्पिन का मतलब क्या है कि आगे वाले 4d कक्षक यूज में आएंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो ये वीक फील्ड लिगेंड के लिए था। अब एक एग्जांपल इसी का ही मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए ले रहा हूँ। तो जैसे मान लो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसकी जगह वीक की जगह आपको क्या दे दें, स्ट्रॉन्ग दे दें। तो स्ट्रॉन्ग दे दें तो उसके लिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा,
और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण के मान भी क्या आएगा, कम आएगा। क्यों? क्योंकि 5 से ज़्यादा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते इसके अंदर, 3D के अंदर, 7 अमैन के अंदर ज़रूर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। सेकेंड आता है क्वेश्चन कि जैसे मान लो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6 है, एक तो क्या है K4FeCN6, और एक कोई सा भी कॉम्प्लेक्स ऐसा दे दे जिसमें क्या हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, जैसे यही दे दे अभी जो दिया था K4FeF6। इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स में से, संकुलों में से किसका चुंबकीय आघूर्णन अधिक होगा और क्यों? अधिक होगा और क्यों होगा, दूसरा क्वेश्चन है ये। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि VBT और CFT के मध्य विभेद दीजिए या विभेद कीजिए। और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है आपका कि CFT के प्रारंभिक ज्ञान शॉर्ट नोट दीजिए। सूक्ष्म टिप्पणी देनी है आपको किस के ऊपर, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के ऊपर, या यूँ कह सकते हैं कि जो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है और टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स है उसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है उसको आपको क्या करना है, बताना है। तो ऑक्टाइडल एंड टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग पर विचार कीजिए। तो इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो टॉपिक है अपने, तो उसमें इस तरीके की 2 कॉम्प्लेक्स दे देंगे और दोनों ही कॉम्प्लेक्स में आपको क्या करना है, अंतर को डिफाइन करना है कि इन दिए गए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बोर मैग्नेटोन या चुंबकीय आघूर्णन किसका ज़्यादा होगा, या कह सकते हैं कि दिए गए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से कौन प्रतिचुंबकीय होगा और कौन अनुचुंबकीय होगा, दिए गए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से कौन रंगीन होगा और कौन कलरलेस होगा। तो ये सारे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक जो आपकी एप्लीकेशन है CFT की वो कंप्लीट हो चुकी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, या जो एक्सप्लेनेशन करना है कि संकुल यौगिक जो होते हैं रंगीन होते हैं, और रंगीन होते हैं तो क्यों होते हैं, उसके अंदर क्या कारण है कि अनपेड इलेक्ट्रॉनों की वजह से कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो चुंबकीय होता है, और चुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ में उसके चुंबकत्व या बोर मैग्नेटोन के गुण भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना है कि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट CFT की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।